साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और पिछले 10 साल में यूके में 8 से ज़्यादा प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या इनस्टेबिलिटी वहाँ आ चुकी है कि एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यालय पूरा नहीं कर पा रहा? ऐसा क्या हो पा रहा है कि यूरोप, जो अपने आप को दुनिया का गार्डन कहता था, वो आज पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है? और ऐसी क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं, कोई उन्हें हिला नहीं पा रहा, तमाम तरह के आंदोलन हो चुके हैं। इन सब के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक बुक आ चुकी है इंटरनेशनल रिलेशन की, जिसमें हमने सारा स्टैटिक पोर्शन डिस्कस किया हुआ है, हमने ही तैयार की है। उसमें आप अगर पढ़ना चाहें तो पूरा बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अभी करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा है सब आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं बढ़िया डिस्काउंट पर। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि यूके के साथ हो क्या रहा है, और आप याद कीजिए इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये पूरा यूरोप है, इसको बड़ी एक बेचैनी थी, बड़ा दुनिया को ये दिखाना था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमैनिटेरियन मदद क्या होती है, मानवता क्या होती है। इस तरह से इसने एक नाटक चलाया कि देखो दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी खतरे में है, मानवता खतरे में है, ह्यूमन इंडेक्स खतरे में है, लिटरेसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स खतरे में है, कहीं पर फ्रीडम प्रेस इंडेक्स खतरे में है, तो उन सब के बारे में ये रिपोर्ट दुनिया को देते रहते हैं। हमारे भारतीय भी इस बारे में भ्रमित हो जाते हैं कि भाई भारत की देखो जर्नलिज्म में जो इंडेक्स है बहुत नीचे आया है, भारत देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है ही नहीं, भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस तरह से इंडेक्सेस देख करके हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादातर इंडेक्सेस ये यूरोपियंस निकालते हैं, वो यूरोपियंस जिनके घर में इस वक्त आग लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है इस यूके नाम के आइलैंड में। हुआ ये है, पूरी कहानी अब आप सुनिए। देखो, पिछले करीब करीब 30 साल में, पहले मैं आपको बता दूं यूके होता क्या है। देखो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को मिला दें तो यह पूरा यूके कहलाता है। ठीक है, यूके कहलाता है। आने वाले समय में आप देखोगे यही यूके आपको हो सकता है एक अलग सेक्शन इसका बन जाए जो पूरी तरह से इस्लामिक हो जाए। इस्लामिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 30 साल से इनको एक बड़ी बेचैनी थी कि हमें दुनिया का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक जो है मुल्क अपने आप को दिखाना है। पूरे यूरोप को ही आग लगी हुई थी, और विद द टाइम क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग युद्ध होते रहे, फिर चाहे वो गल्फ में हुए हों या किसी तरह से कोई तख्ता पलट इधर नॉर्दर्न अफ्रीका में हुआ हो, तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध, तख्ता पलट, सिविल वॉर जो कुछ भी हुए हैं, उस युद्ध में जितने भी लोग अपना देश छोड़ करके भागे हैं वो ज़्यादातर यूरोप में भागे थे। आप याद कीजिए 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री बन गया, वहाँ पे कई मुसलमान वहाँ से विस्थापित हुए बाद में। फिर आप देख रहे हैं 1988 से लेकर 90 के बीच में गल्फ वॉर हुआ, उस वक्त बड़े स्तर पर इराक, ईरान, कुवैत में आग लगी, फिर वहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। ये विस्थापित होकर के जा कहाँ रहे थे? ये सब के सब यूरोप में जा रहे थे। यूरोप में क्यों जा रहे थे? क्योंकि यूरोप ने अपने दरवाजे खुले रखे थे कि जिसको भी आना है, कोई भी अगर माइग्रेट करके आना चाहता है, किसी भी वजह से अपने देश से परेशान है, तो वो हमारे देश में आ सकता है। विद द टाइम यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। इस बात का फ़ायदा उठाते गए पाकिस्तानी भी, बड़े स्तर में पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पर पहुँचने लगे। पहुँचने के अच्छा, एक चीज़ और देखना, आप भारतीय हो, हम भारतीय हैं, हमें अगर यूके का वीज़ा चाहिए तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 10 तरह के चेकिंग्स होंगी, हमें क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अगर वीज़ा मिल गया तो हमें ऐसा लगेगा ना कितनी बड़ी चीज़ मिल गई। लेकिन अगर आप एक विस्थापित मुसलमान बन के वहाँ जाते हो तो आपको बड़ी आसानी से बिना वीज़ा के आने दिया जाएगा, आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, और अगर आपका परिवार 15 जने का है, एक घर में आप नहीं टिक पा रहे हैं, तो 2 घर दिए जाएंगे, आपको खाना दिया जाएगा फ्री में, कुछ समय के लिए पैसे दिए जाएंगे, और आप कल को नौकरी मांगने जाओगे तो आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। आप 10, 12, 15, 20 साल वहाँ रह लोगे, फिर आपको नागरिकता भी मिल जाएगी, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, आपके बच्चों का वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, और बड़ी आसानी से फिर आप वहाँ की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर पाओगे। बस यही काम किया वहाँ पर विस्थापित मुसलमानों ने। ठीक है, तो ये मैं 1990 तक की आपको बात बता चुका हूँ। 1990 के बाद फिर आप देखोगे तो 2011 के आसपास सिविल वॉर होता है कई कंट्रीज़ में, फिर चाहे वो लीबिया हो, इजिप्ट में आप देख सकते हो, सूडान में स्टार्ट हो गया था,
कुछ कुछ ट्यूनीशिया में आपको देखने को मिल रहा था, फिर ये आगे बढ़ता बढ़ता यमन में गया, फिर सीरिया में गया, ठीक है, और कुछ कुछ आपको ये कुवैत में भी देखने को मिल रहा था हल्का फुल्का, सऊदी, यूएई, ओमान में बढ़ता, उससे पहले ये सब के सब यूएस के सामने झुक गए थे। तो यहाँ पर एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहे थे, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है 2011 के आसपास। ये सब के सब ओबामा की वजह से हुआ थे। ओबामा ने कुछ इस तरह की चाल चली थी कि यहाँ पर वो अपनी तरह की सरकार बिठाना चाहता था, किसी तरह से लोगों को भड़काया, सड़कों पर लाया, तख्ता पलट करवाया, फिर अपने मन की सरकार चुनवा दी, जो आप पिछले कुछ सालों में देख चुके हो श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, और पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश हो रही है कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भारत में कभी किसानों को भड़काया जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में आग लगाई जाती है, कभी हमारे कश्मीर को जलाया जाता है, कभी युवाओं को भड़काया जाता है। गवर्नमेंट बस कोई एक गलती कर दे, उसको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के एम्पलीफाई करने की कोशिश की जाती है कि कैसे भी कोई एक बड़ा वर्ग सड़कों पर आ जाए और तख्ता पलट हो जाए। 2024 में किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर जो लेफ्ट विंग के हैं उनके वीडियोस को प्रमोट किया गया, मोदी एक डिक्टेटर है, इस तरह से जर्मनी में बैठा हुआ यूट्यूबर है वो बनाता था, और उसका एक असर भी हमने देखा। जितने भी राइट विंग के यूट्यूबर थे उनका चैनल ही दबा दिया गया था, कई वीडियोस तो मोनेटाइज ही नहीं थे। वो सब हमने खेल देखा था 2024 में भारत में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी ये रोक नहीं पाए। तो बड़े भारत में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटे छोटे देश में ऐसा कर लोगे। तो 2011 में भी एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर माइग्रेशन हुआ और कई मुसलमान पहुँचे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये रेशियो अगर मैं केवल यूके के हिसाब से बात करूं, क्योंकि यूके की बात चल रही है, तो 1981 में पूरे यूके में केवल 5 से 6 लाख मुसलमान थे, केवल 5 से 6 लाख, जो आज की डेट में 40 लाख हो चुके हैं। और यूके की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6 से 7 करोड़ केवल। अब इसमें ज़्यादातर वोटर्स बन चुके हैं, कईयों के यहाँ पर एमपीज बन के पहुँच गए। 25 से ज़्यादा ऐसे एमपीज वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हमारी लोकसभा है उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पर मुसलमान पहुँच चुके हैं। कई मुसलमान वहाँ के मेयर बन चुके हैं। और ये जब एक बार गद्दी पे पहुँच जाते हैं तो इनका जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा सड़कों पर आता है और डिमांड करता है कि ये वाला शरिया कानून लागू कर दो, ये वाला शरिया कानून लागू कर दो, ये वाला जो पुस्तक है इसको ये वाला दर्जा दे दो। तमाम तरह की अलग अलग डिमांडें आप जान रहे हो किस तरह की। और अगर किसी ने जरा भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया तो बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप रोक नहीं पाते हो। तो इसको रोकने के लिए, या जब ये पता चलता है कि बड़े स्तर पर मुसलमान इकट्ठे होकर के किसी एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो पार्टीज उनको लुभाने का प्रयास करती हैं। जैसे भारत में टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आजकल जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है ना, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी है, ये सब के सब मुसलमानों को लुभाने का क्यों प्रयास करते हैं? ताकि ना मुसलमान का वोट बैंक मिल जाए। यही काम यूके में हो रहा था। यूके में जो लेबर पार्टी वर्तमान में जो सत्ता में है, कीर स्टारमर जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, वो पूरी तरह से मुसलमानों को अपीस करने का प्रयास करती थी और उन्हीं के बेसिस पर सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी। 2024 में इलेक्शन हुए थे, टोटल 650 सीट्स थी हाउस ऑफ कॉमन्स की, लोकसभा की, जिसमें से 403 सीट लेकर के आई लेबर पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है। दूसरे नंबर पर थी कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनाक जिसके पीएम थे, उनकी सीट थी केवल 117। इतना ज़्यादा अंतर था। जब लंबे समय तक कीर स्टारमर मुसलमानों को खुश करते रहे, लेकिन वहाँ की जो अन्य जनता थी वो उनके खिलाफ होती रही, उस जनता को पता चला कि ये तो केवल बाहर के आए हुए मुसलमानों को खुश करने में लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा दबाव उन पर पड़ा कि अंत में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये पूरी कहानी है। अब हो क्या रहा है पूरे आंकड़े के साथ समझ लेते हैं। देखिए, अच्छा एक वजह और भी है, वजह और सुनिए। जो मंडेलसन हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये लेबर पार्टी के ही व्यक्ति हैं। इनको यूएस में भेजा गया है एम्बेसडर बना के, यूके का एम्बेसडर जो यूएस में गया हुआ है। जब भी आप यूएस में एम्बेसडर बन के जाते हो तो आपके पूरे इतिहास, भूगोल, वर्तमान हर चीज़ की जांच परख की जाती है कि आप कहीं गड़बड़ आदमी तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूके के लिए जासूसी कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एजेंट की तरह काम करने लग जाओ। तो आपकी पूरी जांच पड़ताल होती है, और उस जांच पड़ताल में अगर आप पाए गए कि आपको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा,
सिक्योरिटी ऑफिसर्स के द्वारा, तो फिर आपको वहां नहीं भेजा जाता है। देखा यह गया कि जांच पड़ताल जब पूरी तरह से हुई तो उस जांच पड़ताल में इनको क्लियरेंस नहीं मिल पाया, इनको इस योग्य नहीं पाया गया कि इनको यूएस भेजा जाए एक एम्बेसडर बना करके। फिर क्या हुआ, फिर भी इनको भेज दिया गया कीर स्टारमर के दबाव के कारण। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया यूके में। उसके अलावा आप अगर आए तो एक ग्रूमिंग गैंग का मामला पिछले 2 साल से बड़ा चर्चा में है, जिसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कीर स्टारमर। ग्रूमिंग गैंग क्या है? कई ऐसे मुसलमान जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से तथा अरब कंट्रीज से गए, वो 1990-95 से वहाँ रह रहे हैं। और ये देखा गया कि पिछले 20, 25, 30 साल में यूके में कई नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया, उनको बहलाया फुसलाया गया, उनको पहले दोस्त बनाया गया, फिर उनको पार्टियां कराई गई, फिर उनको ले जाया गया, उनके साथ दुष्कर्म होते रहे। ऐसी लाखों लड़कियां हैं जिनके साथ ये काम हो चुका है और उनकी उम्र 18 साल से कम है। ये मामला बार बार उजागर होने की ओर था, लेकिन दब जाता था क्योंकि वहाँ की लेबर पार्टी जैसी पार्टियां जो मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं वो इसको आगे नहीं आने देती थी। ये मामला 2024 में तब ज़्यादा उछल गया जब इलोन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि कीर स्टारमर बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री हैं, यूके के किंग चार्ल्स को चाहिए कि इनको हटा दें अपने पद से, ये पाकिस्तानियों को पूरी तरह से शह दे रहे हैं, ये अपने यहाँ की लड़कियों के साथ गलत होने दे रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये जब एडवोकेट थे 2012-13 में, तब भी इनके पास केस गया था। इन्होंने केस को इस तरह से दबा दिया था कि ग्रूमिंग गैंग का मामला आगे नहीं आने दिया था। फिर जब जब यूके के अखबारों में खबर छपी कि ग्रूमिंग गैंग जैसा कुछ चल रहा है, ग्रूमिंग नाम से ऐसा लगता है किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, किसी को एजुकेशन दी जा रही है, किसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, पर यहाँ पर ग्रूम का मतलब जो ये कर रहे थे पाकिस्तानी, वो ये था कि अपने जाल में फंसा करके उनके साथ दुष्कर्म करना। जब वो लोग इस काम को नहीं कर पाए, जब इन पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं रोक पाए, तब इन्होंने क्या नाम दिया कि ये तो एशिया के लोग आकर के यहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं बोला, एशिया बोल दिया। एशिया में तो भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब आते हैं। आपने पाकिस्तान को बचाने के लिए पूरा एशिया लपेट दिया। इस बात को लेकर के इलोन मस्क ने फिर आवाज़ उठाई कि ये कीर स्टारमर ठीक काम नहीं कर रहा है। और इलोन मस्क ने उस समय डिमांड रखी कि यूके का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर नहीं होना चाहिए, यूके का प्रधानमंत्री होना चाहिए ये व्यक्ति जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन एक फार राइट विंग पार्टी के माने जाते हैं। इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ बहुत आवाज़ें उठाई हैं और इन्होंने ही इस मुद्दे को आगे रखने का प्रयास किया। और जितने भी लोग वहाँ राइट विंग के हैं यूके में, एक तरीके से कहेंगे जो पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं, वो सब टॉमी रॉबिन्सन के साथ आकर के जुड़ने लगे। इलोन मस्क ने भी टॉमी रॉबिन्सन का साथ दिया, लेकिन हुआ क्या, इनको 1.5 साल की सजा सुना दी गई, इनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में हालांकि ये 1.5 साल नहीं रहे और ये बहुत जल्दी बाहर आ गए, बट इनको बहुत ज़्यादा राइट विंग का कह करके इन पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा करके जेल में रखने का प्रयास किया ताकि जनता के बीच ज़्यादा पॉपुलर ना हो। जब ये जेल चले गए तो एक और राइट विंग का नेता उभर के सामने आया जिसका नाम था एंडी बर्नहाम। एंडी बर्नहाम एक पार्टी को लीड करते हैं, जिस पार्टी का नाम वर्तमान में बताता हूँ, एक सेकंड, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। ये है रिफॉर्म यूके। रिफॉर्म यूके बहुत राइट विंग की पार्टी है और ये चाहती है कि वहाँ से ग्रूमिंग गैंग खत्म हो जाए, जितने भी बाहर के लोग आए हैं उनका प्रभाव कम हो जाए, और इसको लेकर के आवाज़ उठाती रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब टॉमी रॉबिन्सन जेल चले गए तब इलोन मस्क ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का प्रयास किया एंडी बर्नहाम का, लेकिन फिर वापस जब जेल से बाहर आ गए टॉमी रॉबिन्सन तो इलोन मस्क टॉमी रॉबिन्सन के साथ खड़े दिखाई दिए, जिसका विरोध किया एंडी बर्नहाम ने, क्योंकि ये ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ तो थे पर इनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। ये नहीं चाहते थे कि टॉमी रॉबिन्सन इनकी पार्टी में आए रिफॉर्म यूके में। अब बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कीर स्टारमर के पीछे हटने के पीछे जो कारण दिख रहा है उसमें यूएस का भी हाथ दिखता है। जब आप वहाँ पर इलोन मस्क को देखते हो तो जाहिर सी बात है कि
ट्रंप भी उसके पीछे दिखाई देते हैं, और इलोन मस्क बड़ी मजबूती के साथ टॉमी रॉबिन्सन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पर अभी जो नाम आगे चल रहा है वहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो चल रहा है एंडी बर्नहैम का, जो कि रिफॉर्म यूके के इस समय लीडर हैं। तो आज ऐसी स्थिति क्या आ गई यूके में कि वहाँ पर इस तरह का नेता चुनना पड़ रहा है, या इस तरह का नेता लोकप्रिय हो रहा है जो इन ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स के खिलाफ है, और जो चाहता है कि यूके वहाँ के लोगों का ही है। कारण सिर्फ एक है कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर पहले वहाँ के लोगों को शय दी, उनको खाना पीना रोटी कपड़ा मकान दिया, फिर नौकरी दी, पैसा दिया, फिर उनको वोटर ID कार्ड दे दिया, और आज वो आप पर ही हावी हो रहे हैं और आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे। अब यहीं आप भारत को लेकर के देखिए, भारत यहाँ पर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर कर रहा है, SIR करके उनको छांट रहा है, उनको फिर बाहर कर रहा है। बड़े स्तर पर भारत ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कि जितने भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी आपको दिखते हो, आप उनके बारे में सूचना बताएं सरकार को, सरकार उन्हें बाहर करेगी। बड़े स्तर पर यहाँ मुस्लिम वोट बैंक नाम का जो एक शिगुफा छोड़ा गया था उसको बस्ट किया है, चाहे बंगाल इलेक्शन से हो, चाहे आसाम इलेक्शन से हो, या बिहार इलेक्शन से हो, आने वाले समय में यूपी इलेक्शन से आप देखोगे। तो भारत उल्टा खेल खेल रहा है। भारत को पता है कि यूरोप आज जहां पहुंच गया है वहां हमें नहीं पहुंचना। भारत में कभी गाजा का नाम उठता है, कभी रोहिंग्यास के लिए नाम उठता है, कभी बांग्लादेशियों को बचाने की कोशिश करती है ममता बनर्जी। ये आज हो रहा है। आने वाले 10-15 साल बाद आप देखोगे कि भारत में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत के लोगों को अपना राम मंदिर बनाने में 500 साल लग गए। तो भाई ये स्थिति हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने पहले ही कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा UCC लेकर के आएंगे। आर्टिकल 44 में लिखा है सबके लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, UCC होगा तो होगा। वो वहाँ क्या सोच रहे हैं कि कैसे शरिया कानून लागू हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, यूके के एक पार्टी में आप शरिया कानून लागू होते देखेंगे आने वाले समय में। तो ये अंतर है। और भारत इतना मजबूती से आगे ना बढ़ जाए, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए, भारत इन सब समस्याओं से ऊपर ना उठ जाए, इसके लिए कोशिश की जाती है कि भारत में ऐसी सरकार रखी जाए जो यूरोप और US से दबती रहे। इसलिए भारत में तमाम तरह के आंदोलन कराने के प्रयास किए जाते हैं और आपको भड़काने का प्रयास किया जाता है। सोचिए, आप ही के भारत में 2-2 संविधान चलते थे, कश्मीर में अलग, बाकी देश में अलग। 2 निशान चलते थे, कश्मीर में अलग, बाकी देश में अलग। हर स्टेट का अलग राशन कार्ड था। हर नागरिक को ये एहसास कराया जाता था तुम स्टेट के हो, तुम ये भाषा बोलते हो, तुम इस प्रांत के हो, तुम आर्यन हो, तुम द्रविड़ हो, सबको बांट के रखा जाता था। तुम दलित हो, तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम बनिया हो, तुम पता नहीं क्या हो, इस तरह से ये लंबे समय से चला आ रहा था। अब जब एक करने का प्रयास किया जा रहा है तो लोगों को लगता है तो सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। विरुद्ध नहीं है, आपको सेकुलरिज्म का पाठ ही गलत पढ़ाया गया है। और अगर देखना हो तो आप इन लोगों को देख लो। अच्छा, केवल इतना ही नहीं है, हाफ ऑफ ऑल ब्रिटिश मुस्लिम्स थिंक होमोसेक्सुअलिटी शुड बी इलीगल, पोल फाइंड्स। आधे से ज़्यादा मुसलमान मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए, और बाकी क्रिश्चियन मानते हैं कि होनी भी चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस है। उसके अलावा देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से ये ग्रूमिंग गैंग को पाल रहे थे और ये उसके खिलाफ थे, इसलिए इनको सत्ता गंवानी पड़ी। इनका तो कहना यह था जितने भी लोग बाहर से आए उन सबको उठा करके अफ्रीका में छोड़ आइए, सत्ता ही चलेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं, एक आपको आंकड़ा और दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, 1981 में, 1980 के दशक में यूके में टोटल मस्जिदें 100-200 के आसपास थी, और आज यूके में टोटल मस्जिदें 2000 से ऊपर हैं। और देखिए, अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन इमिग्रेशन इन फ्रांस, अब फ्रांस की बात कर रहा हूँ, फ्रांस में भी बड़े स्तर पर मॉस्क और इस तरह की वर्शिप प्लेसेस बनी है जो मुसलमानों के लिए हैं, जो आज 1500 से ज़्यादा मॉस्क हैं, और उतने तो पिछले कुछ समय में चर्च भी नहीं बने हैं। देखो क्या लिखा है, फ्रांस नाउ हैज़ मोर देन 1500 मॉस्क, ऑलमोस्ट एज मेनी एज एग्जिस्ट इन इस्तांबुल, टर्की। टर्की जो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, उसमें इस्तांबुल में जितनी मस्जिदें हैं उतने पूरे फ्रांस में बन चुकी हैं। नहीं रोक पाइएगा। फ्रांस में आप आए दिन देखते हो, कहीं कोई बम फट गया, कहीं कोई बम फट गया, कहीं किसी तरह का आंदोलन हो रहा है, कहीं किसी तरह का आंदोलन हो रहा है। फ्रांस की सरकार कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि सब उनके वोट बैंक बन चुके हैं। देखो, द पब्लिकेशन ऑल्सो नोट्स दैट इन दैट लास्ट 5 years द कैथोलिक चर्चेज हैज़ बीन बिल्ड 20 churches मोस्टली इन पेरिस, पोंटोइज एंड नाइस, एंड 60 churches हैज़ बीन डिकमीशन्ड। ठीक है, 20 चर्च बने हैं
60 को हटा दिया गया है। वहीं द मुस्लिम पॉपुलेशन इन यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करी जा रही है, इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन पीपल पर ईयर, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन में हर साल 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 2025 तक 40 मिलियन मुस्लिम हो जाएंगे ईयू में, करीब 4 करोड़। फ्रांस इज द कंट्री विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, 10% ऑफ पॉपुलेशन। फ्रांस में आज 10% मुसलमान हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा। यूके में करीब 7-8% के आसपास। इसका मैं पूरा ग्राफ दिखाऊंगा आपको, अभी रुकिए आप। ठीक है, और देखिए बड़े स्तर पर कन्वर्जन चल रहा है। अगर जर्मनी की बात करी जाए तो जर्मनी में 2010 का आंकड़ा बता रहा हूं, 20,000 से बढ़ करके 1 लाख तक कन्वर्जन हो चुका था महिलाओं का। आज कितना होगा आंकड़ा मुझे मिल नहीं पाया लेटेस्ट, बट 1 लाख तक का महिलाओं को कन्वर्ट कर दिया गया था 2010 में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अराउंड 5,000 ब्रिटिश पीपल कन्वर्ट टू इस्लाम एवरी ईयर एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। 6 ऑफ देम टॉक अबाउट प्रेजुडिस, पीस एंड प्रेइंग इन कार पार्क्स। 5,000 कौन से ब्रिटिश पीपल हर साल कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जो कि महिलाएं हैं, और सबके सब इस बात की वकालत करते हैं कि जहां कार की पार्किंग है वहां पर हमें नमाज पढ़नी चाहिए, सड़कों पर नमाज पढ़नी चाहिए, इस बात की वहां पर डिमांड की जा रही है। और यहाँ यूपी में क्या कहा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या कहा जा रहा है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए हम कितने सही रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए इनका क्या हाल हो गया है। और देखिए मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं कि टिकटॉक इस्लामिज्म ग्रुप्स दैट द जर्मन गवर्नमेंट बैंड, रीड हाउ द इस्लामिक आउटफिट्स आर ब्रेन वॉशिंग यंग पीपल टू एस्टैब्लिश शरिया रूल। टिकटॉक के जरिए इस तरह की रील बनाई जा रही हैं, इस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि आगे जाके शरिया रूल की तरफ बढ़ा जा सके। हमारे यहाँ बैन है टिकटॉक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको वियना का, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया में, आप ध्यान से सुनना इस आंकड़े को, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल, इसमें जो बच्चे हैं मुस्लिम बच्चे हैं 41.2%, 41% मुस्लिम हैं, और क्रिश्चियन कितने हैं, केवल 34%। क्रिश्चियन से ज़्यादा मुसलमान हो चुके हैं। अब आप बताइए कैसे आप वहाँ पर डेमोक्रेसी रखिएगा। आगे बढ़िए। हाउ फ्रांस रिमेंबर द, हाँ ये टेररिस्ट अटैक था पेरिस में 2015 का, जहाँ पर आज भी कई लोग घायल पड़े हुए हैं, ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। उस समय 130 लोग मारे गए थे। और हर साल आप देखते हो फ्रांस में किसी न किसी तरह का दंगा होता है और कहीं ना कहीं कार फट जाती है, और फिर भी फ्रांस इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा। इतना बेबस कर दिया गया क्योंकि ये वोट बैंक बन गए हैं, कुछ नहीं कर सकते आप यूके में ग्रूमिंग गैंग के ज़रिए जिन लड़कियों को परेशान किया गया है उनके इंटरव्यूज़ देख लो, उनके लेख देख लो, आपको पता चल जाएगा। पुलिस आएगी, देखेगी गलत हो रहा है, आंख बंद करके चली जाएगी। अगर आपने आवाज़ उठाई तो आप जेल चले जाइएगा, उनको नहीं पकड़ेगी। इस लेवल का मुस्लिम अपीजमेंट है। आप ये मान के चलो कि यूके में टीएमसी का शासन चल रहा है, खुलेआम टीएमसी का शासन चल रहा है। बस वहाँ अवैध तरीके से गुंडागर्दी करके वसूली नहीं हो रही, बाकी सब टीएमसी का ही शासन चल रहा है। देखो नॉर्वे में और यूरोप में भी, नॉर्वे में भी बात करोगे तो किस तरह से मुसलमान वहाँ भी अलग अलग तरह की डिमांड रख रहे हैं कि भाई हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, सड़कों पर नमाज की इजाज़त दी जाए, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। ये डिमांड आज वहाँ कॉमन हो गई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान में हिजाब पहनना खुले में बैन है, बुर्का पहनना बैन है, वहाँ खुले में ईद मनाना बैन है, जबकि पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है। टर्की में भी खुले में जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं हिजाब बैन है। दुनिया के कई ऐसे अग्रणी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ हिजाब बैन है। और आज ये डिमांड कहाँ की जा रही है हिजाब की और बुर्के की? यूरोप में, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है ना इस चीज़ की, तो नई डिमांड रख रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पर, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज की बात करी जाए, फ्रांस में, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है 2016 का है, वर्तमान में 2% बढ़ा दो हर किसी में। फ्रांस में 10% मुसलमान हैं, लग्जमबर्ग में 5% है, जर्मनी में 8% है, स्विट्ज़रलैंड में 8% है, ऑस्ट्रेलिया में 8-9% है, यूके में करीब 7-8% है,
स्वीडन में 10% के आसपास है, नॉर्वे में 7% है। हर जगह इनकी परसेंटेज जहाँ 8 के आसपास पहुँचती है, यहाँ जीना हराम कर देती है। अरे वो तो छोड़ो, क्यों कर देती हैं, पूरा एक नेक्सस काम करता है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, मुस्लिम है, बना वहाँ का मेयर है, लेकिन भारत में कई पत्रकार हैं जो उसके गुणगान आज भी करते हैं, उसको ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कि तवड़ा खुदा वहाँ का तैयार हो गया है। तो पूरा इकोसिस्टम लगता है साहब, पत्रकार, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, रैंक देने वाले इंस्टीट्यूशंस, सब के सब आपको डिफेम करने लग जाते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप अपने देश में कितना गलत कर रहे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक रैंकिंग देख रहा था हंगर इंडेक्स की। 2025 में भारत को हंगर इंडेक्स में रखा गया था 102वें स्थान पर, 102 रैंक थी 125 में से, और जिम्बाब्वे को रखा गया था 90वें स्थान पर, 90। यानी जिम्बाब्वे हमसे बहुत बेहतर है, वहाँ भुखमरी उतनी नहीं है। जबकि उसी साल हमने जिम्बाब्वे को, उसी साल की बात बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे को करीब करीब 50,000 मेट्रिक टन चावल भेजा था। यानी कि जिसको हम चावल भेज रहे हैं, और वो भी मानवता के नाते, जिसको हम चावल भेज रहे हैं, जो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, वो हमसे खाने में नंबर 1 है, हम पीछे हैं। एक समय पहले, 4-5 साल पहले की बात है, अफगानिस्तान को, ये बात है 2022-23 की, अफगानिस्तान को फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में, पत्रकारिता में कितनी फ्रीडम है, भारत से आगे रखा गया था। और जबकि वहाँ तालिबान शासन किस तरह से लड़का लड़की को भी एक साथ नहीं पढ़ने देता, हम सब जानते हैं। इस तरह से एजेंडा चलाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा चल रहा है साहब। बाकी अभी वहाँ पर सत्ता में लेबर पार्टी है 403, दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी 117, रिफॉर्म पार्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ये एंडी बनहाम है और टॉमी रॉबिन्सन को आने नहीं दिया जा रहा है, उसमें इनके 8 हैं सांसद। और देखो आने वाले समय में क्या पता ये इनको समर्थन देने लग जाए और इनका कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति इस समय बहुत विकट है और आप हैरान मत होना कि आने वाले 5, 6, 7 साल में यूके का एक बड़ा पोर्शन ऐसा कहने लग जाए कि भाई हम तो अपने यहाँ शरिया लागू करेंगे। अब आप देख लीजिए आपको किस तरह का इतिहास पढ़ाया गया, किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और किस तरह से आपको डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म पढ़ाया जा रहा है, और उसका परिणाम यूरोप में क्या हो रहा है आपकी नज़रों के सामने है। ये चल रही है पूरी कहानी। उम्मीद है यूके का पूरा प्रकरण मैं आपको समझा पाया हूँगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि ये आपका यूके है, यूके के इधर नॉर्थ सी में बड़े गैस और तेल के भंडार हैं जिसको कीर स्टारमर निकालने नहीं दे रहा है, इनका इस्तेमाल नहीं होने दे रहा है, इसलिए भी उसको गद्दी छोड़नी पड़ी है। ये बहानेबाजी है। मेन चीज़ बस ये है कि वो मुसलमानों को कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहा है, इस बात को लेकर के वहाँ के क्रिश्चियन बहुत नाराज़ हैं और उसके दबाव में आकर के वो गद्दी छोड़नी पड़ी है। ये एक लाइन की कहानी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।